नमस्कार सभी को। आज आप और हम लोग माइटोसिस डिवीजन पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि बताया गया था आपको, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। डिवीजन शब्द आ गया, माइटोसिस डिवीजन पढ़ेंगे। तो माइटोसिस डिवीजन में कौन कौन सी फेज होंगी। पहले माइटोसिस डिवीजन की डेफिनेशन देख लें। वह डिवीजन जिसमें बनी नई सेल पेरेंट्स के समान क्रोमोसोम संख्या यानी 46 ह्यूमन की बात कर रहे हैं, संख्या में होती हैं, उसे मुख्य रूप से माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि वह डिवीजन जिसमें बनी नई सेल्स पेरेंट्स के समान क्रोमोसोम संख्या में होती हैं, उसे मुख्य रूप से समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अर्थात अपने शरीर की जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, उन सेल्स में मुख्य रूप से कौन सा डिवीजन पाया जाता है? माइटोसिस डिवीजन पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा मैंने बताया था कि जो डिवीजन था, वह डिवीजन मुख्य रूप से टेस्टिस की जो सेल्स होती है, स्पर्मेटोगोनिया और ओगोनिया, तो इनमें मुख्य रूप से जो सेल्स डिवीजन पाया जाता है वह वहाँ समसूत्री पाया जाता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा मुख्य रूप से हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जिनको क्या कहते हैं? एग और स्पर्म कहा जाता है। ठीक है, एग कहाँ कहा जाता था? फीमेल में, और स्पर्म कहाँ कहा जाता है? मेल में। तो वो आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुख्य रूप से क्या, इसमें वही दो स्टेज होती हैं, इंटरफेज। अब जल्दी जल्दी रिवाइज करना है केवल, और एम फेज। तो इंटरफेज को वही कहा था प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन फेज यानी तैयारी वाली अवस्था। इसकी 3 स्टेज बताई थी। G1 बताया था, S बताई थी, और G2 बताई थी। G1 में मुख्य रूप से क्या क्या किया था, जल्दी जल्दी कर डालीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस हुआ था, मोस्ट ऑफ सेल्स ऑर्गेनिल्स आज रेप्लिकेट, और सेल साइज बढ़ गया था। क्लियर? ये हुआ था। एस में क्या हुआ था? डीएनए डबल हो गए थे, यानी कि 2C से 4C हो गए थे, यानी कि डीएनए कंटेंट जो था, क्या डीएनए अमाउंट कंटेंट जो था वह मुख्य रूप से डबल हो गया था। G2 में मुख्य रूप से क्या बताया था? हाँ, यहाँ सेंट्रोसोम भी मुख्य रूप से डबल हुए थे। G2 में क्या बताए थे? प्रोटीन सिंथेसिस बताया था, आपको ध्यान होगा। और इसके अलावा मुख्य रूप से जो बताया गया था वह क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल्स ऑर्गेनिल्स हैं, वह डबल हो जाते हैं। तो ये एम फेज में मुख्य रूप से वही बताई थी। फर्स्ट फेज, प्रोफेज, नहीं पहले इसमें 2 फेज में बता दूं, वही कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और दूसरा साइटोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट फेज प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, बिल्कुल सिंपल है, कोई एनाफेज, और फिर टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। बस हो गया आपका माइटोसिस डिवीजन। लेकिन भैया मेरे इतना सरल भी नहीं है, थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली बताकर सिर्फ ये फेज बतानी है, ये वाली फेज। ये फेज तो मैं आपको सेल साइकिल में फर्स्ट पार्ट में बता के आया था, तो ये वहां से पूरा का पूरा डायग्रामेटिकली तैयार करके इसमें जोड़ना है, तब माइटोसिस डिवीजन होगा। क्या? तब माइटोसिस डिवीजन आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि इतना ही लिख के आ जाए, आपको माइटोसिस डिवीजन में यह भी पुनः सेल साइकिल का पार्ट लेना है, ये भी लिखना है। और यहाँ मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने रिवाइज करा दिया, ये वहीं से सेल साइकिल से आपको उठाना है। तो सेल साइकिल की वीडियो का सहयोग लें। तो देखिए, अब एक एक फेज पर आप और हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देख लीजिए कैसे कैसे चर्चा होगी।
देखिए सबसे फर्स्ट फेज जो मैंने बताई थी वह कौन सी थी, प्रोफेज। ये सेल है, जो आवश्यकता है सिर्फ मैं वही चीज बनाऊंगा यहां। इस प्रकार से ये कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं किसी ह्यूमन सेल्स में, ठीक है। तो ये दूसरा मैं मुख्य रूप से बताऊंगा, एक ये ऑर्गेनेल्स हो गया, जिसको क्या कहा था, सेंट्रोसोम। ये क्या है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो सुनिए, अब इसमें सबसे पहले प्रोफेज फेज में क्या होगा, प्रोफेज फेज में मुख्य रूप से क्या होगा, अर्ली फेज। अर्ली फेज में मुख्य रूप से आपके सीधे सीधे ये जो क्रोमोसोम है इस प्रकार से नहीं पाए जाते हैं। यहां जो इंटरफेज फेज होती है उसमें इस प्रकार से हाँ सही है, हाँ देखिए इस फेज में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्रोमेटिन नेट होता है या क्रोमेटिड होते हैं, तो ये कंडेंस होते हैं यानी संघनित होते हैं। तो संघनित मुख्य रूप से किस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से। ये हो गए संघनित, ये इस प्रकार से संघनित होते हैं ये क्रोमोसोम। अर्ली फेज प्रोफेज कहलाते हैं, अर्ली प्रोफेज। इसके बाद मुख्य रूप से क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस तो सतत हो ही रहे हैं, अभी पूर्ण रूप से कंडेंस नहीं हुए, अभी पूर्ण रूप से कंडेंस नहीं हुए। दूसरी फेज में मुख्य रूप से क्या होता है, देखिए इसकी न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, देखिए क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं, ये तो आपको क्लियर है, और अच्छे ढंग से कंडेंस हो गए। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मुख्य रूप से डिजॉल्व होने लगती है, इस प्रकार से टूटने लगती है, ये कहा डिसअपेयर होने लगती है। कैसी होती है, डिसअपेयर होने लगती है। और इसका सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल अलग अलग हो गए, और इस पोल की ओर ये जाने लगती है और एक इस पोल की ओर आने लगता है, और इससे एस्टर फॉर्मेशन होने लगता है। इस प्रकार से ये एस्टर फॉर्मेशन होने लगा। तो बेसिकली मुख्य रूप से क्या होगा, अंत में प्रोफेज के ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाती है। तो कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आप बता सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर यानी टूटने, पहला। दूसरा मुख्य रूप से यहां इसको दूसरा करते हैं, ये पहला यानी क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं यानी संघनित होने लगते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं यानी संघनित होने लगते हैं। सेल्स ऑर्गेनेल्स डिसअपेयर होते हैं। क्या होते हैं इसमें, प्रोफेज में सेल्स ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स लिखिए यहां, ऑर्गेनेल्स डिसअपेयर मुख्य रूप से हो रहे हैं। और सेंट्रियोल अपने अपने पोल की ओर जाने लगते हैं, एस्टर फॉर्मेशन होता है। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, एस्टर, ये या थोड़ा सा यहाँ एस्टर
फॉर्मेशन होने लगता है। तो इतना मुख्य रूप से क्या काम होता है, प्रोफेज में होता है। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए। क्या हुआ, ये एक सेल थी, इसका क्रोमेटिन नेट कंडेंस होगा यानी क्रोमोसोम बनाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस प्रकार से देखिए टूटने लगती है ये और डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई, यानी कि डिसॉल्व से मतलब डिसअपियर कहा जा रहा है, हम सेंस है उसका डिसअपियर। इसके अलावा जो सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं वह भी सेल्स ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो जाते हैं। तो पहली फेज कौन सी होती है, प्रोफेज। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट जरा। अब मुख्य रूप से ये स्टेज आपको बनानी है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है बिल्कुल। कौन सी, यहां लिख दो सेकंड नंबर मेटाफेज। मेटाफेज में भी कंडेंस हो रहा है सतत। इसी फेज में क्रोमोसोम कंडेंस सही ढंग से हो जाते हैं और मुख्य रूप से क्रोमोसोम की जो स्टडी की जाती है वो मेटाफेज में ही की जाती है। यदि कोई पूछता है कि क्रोमोसोम की जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, वो किस स्टेज में की जाती है, तो मेटाफेज स्टेज में की जाती है सेल डिवीजन के। ठीक है, मेटाफेज स्टेज में। तो देखिए मेटाफेज स्टेज में क्या क्या होता है। ये सेल और भाई एस फेज से गुजर के आई है तो कंटेंट तो डबल हो ही चुका है, डीएनए कंटेंट। ये इधर क्या हुआ था, सेंट्रियोल एक स्पोल पर पहुंच गया था, सेंट्रियोल एक स्पोल पर पहुंच गया था, एस्टर फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये इससे जुड़ गया। ये इधर, ये इधर, ये इधर। विशेष ध्यान यहां एक चीज देना है कि इस सेंट्रोमियर के इस साइड एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इधर एक ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और एक ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को काइनेटोकोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है। यानी कि इससे ध्यान दें कि इससे जो स्पिंडल फाइबर निकले, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का भी तो निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या स्पिंडल फाइबर का निर्माण। तो स्पिंडल फाइबर जो इससे निकलते हैं वह मुख्य रूप से सेंट्रोमियर से न जुड़ते, सेंट्रोमियर के दोनों ओर एक डिस्क लाइक प्लेट पाई जाती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, काइनेटोकोर कहा जाता है। तो ये काइनेटोकोर से मुख्य रूप से जुड़ जाते हैं। और तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, वह पॉइंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्रोमोसोम सही ढंग से कंडेंस हो जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी फेज में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती, मतलब संरचना का अध्ययन करना वो इसी स्टेज में मुख्य रूप से होगा। दूसरा, क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर लेट जाते हैं। इक्वेटोरियल मतलब ये सीधे, देखिए इस प्रकार से ये सीधे लेट गए, तो इसी प्लेट पर मुख्य रूप से लेटते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ले लीजिए इसका,
और आपका अगला ये ध्यान में रखना है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ये आपकी मेटाफेज स्टेज होती है। क्लियर? ये मेटाफेज ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए कि जैसे ही मुख्य रूप से ये स्थिति क्लियर होती है, उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेज आती है एनाफेज। एनाफेज स्टेज में मुख्य रूप से क्या हुआ कि ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर हैं वह मुख्य रूप से छोटे होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर ये नहीं है कि ये कहो कि ये रस्सी यूं खिंच रही है, खिंच के जाएगी कहाँ भाई। स्पिंडल फाइबर मुख्य रूप से छोटे होने लगते हैं, और स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगते हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जो सेंट्रोमियर पाया जा रहा है, विशेष तौर पर देख लीजिए, मैं सेंट्रोमियर को इंडिकेट कर रहा हूं। ये देखिए, ये जो सेंट्रोमियर है, इसके ऊपर डिस्कलाइज शेप है, उससे स्पिंडल फाइबर जुड़ी हुई है, जिनको काइनेटोकोर कहा जा रहा है। ये काइनेटोकोर कहा जा रहा है। जब ये स्पिंडल फाइबर छोटे होंगे तो स्वाभाविक है कि ये सेंट्रोमियर वाले भाग से इस प्रकार से खिंचेंगे यूं। वो किस फेज में होता है, एनाफेज में। किस फेज में होता है वह, एनाफेज वाली फेज में होता है। तो देखिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। तो तीसरी स्टेज कौन सी आती है, एनाफेज। ठीक है, तो देखिए एनाफेज में क्या होगा देख लीजिए भाई, ये क्या है आपका सेंट्रोमियर, ये क्या है काइनेटोकोर रेड कलर का, और ये सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से ये स्पिंडल फाइबर निकले, ये यहाँ, ये कौन सी फेज थी, मेटाफेज। मेटाफेज से इस फेज में आना एनाफेज में। तो एनाफेज में मुख्य रूप से क्या हुआ, वो स्थिति देख दर्शाता हूं मैं अब। देखिए, जब ये ब्लू कलर के बनाए तो ब्लू कलर के बनाइए मिस्टर। जिस कलर का काम चल रहा है, देखिए सीधे सीधे मेटाफेज में ये स्थिति थी। एनाफेज में जैसी आती है तो ये जो स्पिंडल फाइबर थे, ये स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगते हैं। क्या होते हैं, छोटे। तो पहला पॉइंट तो आपको यही लिखना है। देखिए, स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर कैसे होने लगते हैं, छोटे होते हैं। जब स्पिंडल फाइबर छोटे होंगे तो स्वाभाविक है कि ये जो क्रोमोसोम्स थे, इन क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड अलग अलग होंगे इस प्रकार से। तो ये ऊपर की साइड में जाएंगे, ये नीचे की साइड में आएंगे, जिससे सेंट्रोमियर, दूसरा पॉइंट, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, यानी कि टूटने लगता है, एक तरीके से स्प्लिट हो गया। फिर क्रोमेटिड स्प्लिट होंगे। जब सेंट्रोमियर अलग होंगे तो स्वाभाविक है कि क्रोमेटिड भी मुख्य रूप से कैसे होंगे बच्चों,
अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, तो वही स्थिति है मुख्य रूप से। तो ये ईच अदर, एक दूसरे से, देखिए यहां जुड़े थे एक दूसरे से, ये मुख्य रूप से क्रोमेटिड स्प्लिट टू ईच अदर, एक दूसरे से मुख्य रूप से ये अलग अलग होने लगे, पहली बात। अब इस स्थिति में मुख्य रूप से यहां तक आपके ये जो थे 46 क्रोमोसोम थे, कैसे, और इस स्थिति में 92 क्रोमोसोम हो जाते। भैया यहाँ 46 कह रहे थे, एकदम कैसे बन गए, पहले कहा गया था कि 2n बराबर 2n क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बढ़ती है, क्यों, क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही है, उसी सेंट्रोमियर से डीएनए जो डबल हुआ था वह जुड़ा हुआ था एस फेज में, जो डीएनए डबल हुआ था वही एस फेज में मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है तो ये अलग अलग हो जाते, एक सेंट्रोमियर उस साइड, एक सेंट्रोमियर इस साइड, तो वहां मुख्य रूप से इस वजह से इसको 92 क्रोमोसोम कहने लगते हैं। कितने, जस्ट डबल हो गए, कैसे हो गए, जस्ट डबल हो गए। भाई डबल तो होना है, क्योंकि एक से दो सेल में डिवाइड होनी है, तो आधे एक सेल में जाएंगे, आधे एक सेल में जाएंगे, तो ऐसा थोड़ी है। तो 46 के 23 इसमें पहुंच गए, 23 उसमें पहुंच गए, पहले डबल हुए थे, इंटरफेज में ध्यान हुआ, तो ये 92 क्रोमोसोम मुख्य रूप से हो जाते हैं। फिर क्या होता है, आर्म ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग, जिससे ध्यान दें, बिहाइंड, ये देखिए इनकी भुजाएं अंदर की साइड है, इसकी भी भुजाएं अंदर की साइड है, यानी इक्विटोरियल प्लेट की साइड पर है। यहाँ ये जो इक्विटोरियल प्लेट है इस पर मुख्य रूप से दोनों क्रोमेटिड है, उनकी भुजाएं होती हैं। तो ये स्थिति, और क्रोमोसोम्स एंड में, क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल, यानी कि क्या हुआ, क्रोमोसोम गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। देखिए ये स्पिंडल फाइबर छोटे हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगे मेटाफेज से, तो मुख्य रूप से ये जो क्रोमोसोम है अपने अपने ध्रुवों की ओर पहुंचने लगते हैं। तो वही लिखा है, क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल। विशेष तौर पर ये ध्यान, हिंदी मीडियम वाले यार ना सोचे कि सर आप टोटल इंग्लिश में करने लगे, मैं उसकी हिंदी भी साथ साथ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, उसकी मैं हिंदी भी मुख्य रूप से कर रहा हूँ। क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल, यानी क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये, अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मुख्य रूप से आता है आपका कौन सा, टीलोफेज फेज। टीलोफेज में क्या होगा, आप ध्यान में रख लीजिए, जो प्रोफेज आपको पढ़ाई गई है उस प्रोफेज की जस्ट अपोजिट होती है। प्रोफेज में जो आपने पढ़ा था, प्रोफेज में क्या पढ़ा था, देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, कि क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है, अन्य सेल्स ऑर्गेन्स डिसअपेयर होते हैं, जो सेंट्रोसोम था वह सेंट्रियोल में डिवाइड होकर अपोजिट पोल पर पहुंचने लगते हैं, वहां एस्टर फॉर्मेशन होने लगता है। ये सारी क्रियाएं मुख्य रूप से प्रोफेज में हुई थी। अब इसका उल्टा कर दीजिए, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो क्या होगा, देखिए सुन लीजिए, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, यानी कि अपेयर होने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर होने लगती है। पहली बात तो ये मुख्य रूप से। दूसरी चीज मुख्य रूप से जो सेल्स ऑर्गेन्स थे वह भी अपेयर होने लगते हैं। क्या, सेल्स ऑर्गेन्स क्या होने लगते हैं, अपेयर होने लगते हैं। क्लियर, ये सारी चीजें मुख्य रूप से किससे बताई जाएंगी, टीलोफेज में। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग अलग होगी, चलो अभी मैं बता देता हूँ डायग्राम के द्वारा। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ट्रेलिंग, ये ट्रेलिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेलिंग का मतलब होता है, आप एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको गहरे गोले में कर लें, कि अपोज आर्म अंदर की साइड में होना, आर्म इसकी आर्म इस साइड जब खींचा तो ये आर्म इधर हो गई, इसलिए खींचा तो इसकी आर्म अंदर, तो यानी अंदर की साइड में। ठीक है, तो अब देख लीजिए अगला लास्ट पॉइंट जो है टीलोफेज। देखिए टीलोफेज मैंने क्या कहा, चौथे नंबर की फेज थी, जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज। इससे काम चल जाए तो ठीक है भैया, चला लो,
कि जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज, यानी टीलोफेज जो होती है वो प्रोफेज की अपोजिट होती है। अब अपोजिट कैसे होती है उसकी कहानी सुन लीजिए। देखिए कि मेटाफेज एनाफेज में क्या क्या कंडीशन थी, ये स्थिति थी बच्चों, मेटाफेज में, वो एनाफेज में सॉरी, ये स्थिति थी। तो देखिए सबसे पहले मैं बना रहा हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर हो गई, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर कर दूं मैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर हो गई। दूसरा मुख्य रूप से जो सेंट्रियोल था वह मुख्य रूप से सेंट्रोसोम में परिवर्तित हो गया। सेल्स ऑर्गेनेल्स थे, उस सेल्स ऑर्गेनेल्स अपेयर होने लगे, सेल्स ऑर्गेनेल्स क्या होने लगे, अपेयर होने लगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सीधे सीधे एक सेल से दो सेल्स बन रही हैं। पहले तो ये फेज आपको यहाँ इस प्रकार से था, ये वो फेज में बता रहा हूं एनाफेज, इसको अलग से बना के बताऊंगा। ये इस प्रकार से पहुंच गए थे। अब देख लीजिए कि किस प्रकार से, ये कौन सी फेज थी, एनाफेज। एनाफेज से अपने को टीलोफेज लाना है, तो टीलोफेज में देखिए अपोजिट पोल पर मुख्य रूप से क्या पहुंच गए थे, ये क्रोमोसोम पहुंच गए, तो इसके चारों ओर सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैंने क्या कर दिया, अपीयर कर दिया, क्लियर। दूसरा मुख्य रूप से क्या होता है कि सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि सेल्स ऑर्गेनेल्स अपीयर सीधी सीधी सुन लीजिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, सेल्स ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सेल्स ऑर्गेनेल्स मुख्य रूप से बन जाते हैं। कैसे, और इसके जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम प्रोफेज में क्या हुए थे, कंडेंस हुए थे, यहां डीकंडेंस, यानी उनके बीच के कुंडल खुलने लगते जिससे नेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बिखर जाते हैं। कैसे, तो यहां मैं नेट लाइक बना दूं। अब देखिए, अब मैं नेट लाइक बना रहा हूं, ये देखिए, ये इस प्रकार से डिकंडेंस हुए, तो ये ठीक है, तो ये बन गए क्या। अभी सेल्स नहीं बनी है, सॉरी, ये लेयर ये नहीं बनाना है अभी, अब आपको ये नहीं बनाना है, क्यों, क्योंकि अभी पूरी सेल्स नहीं बनी है, ये इस प्रकार से हुए, ठीक है। तो ये चीज बताना है। और अब जो पॉइंट आता है वह है कौन सा, साइटोकाइनेसिस। कौन सा आता है, ये पूरा क्या डला हुआ है, साइटोप्लाज्म में क्या साइटोकाइनेसिस आती है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे के सारे सेल्स ऑर्गेनेल, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे गोल्गी बॉडी हो, वो दोबारा से रीअपेयर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रीअपेयर मुख्य रूप से। तो यहाँ री शब्द लगा दूं, ये लीजिए, री लगा दिया, रीअपेयर होने लगते हैं। तो सेल्स ऑर्गेनेल्स लिख दिया, उसी से आप समझ जाएंगे, समझदार बच्चे हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरी समझ में। अब मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं, इस सेल्स पर कार्य करूंगा सिर्फ। देखिए, ये सेल्स है आपकी,
अब जो पॉइंट आएगा वह सेकेंड नंबर का, देखिए एम फेज का पहला कैरियोकाइनेसिस हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हो गया। अब आता है कैरियोकाइनेसिस, वो सॉरी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सीधे सीधे कुछ नहीं, ये बन चुका, ये लाइन खींच दो, दो सेल्स बन जाएंगे। देखिए कैसे होता है, पहले एनिमल सेल में मैं बताऊंगा और फिर दूसरा मैं बताऊंगा न्यूक्लियोलस वगैरह, सारे के सारे आ जाते हैं, ये विषय ध्यान रखना। नहीं कहो कि सर न्यूक्लियोलस तो कहाँ गया, ये ठीक है। देखिए ये साइटोकाइन, तो एनिमल सेल में मुख्य रूप से जो होता है यानी ह्यूमन, ये प्लांट सेल थोड़ा अलग अलग होता है, इस वजह से मैं बता रहा हूं कि इसमें मुख्य रूप से फोरो के द्वारा होता है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड में फोरो बनाती है, इस प्रकार से ये बनाना शुरुआत करती है। देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे मुख्य रूप से ये बीच में मैं हटा देता हूं, ये इस साइड बढ़ती चली जाएगी ऐसे, ये और ये इस साइड बढ़ेगी ऐसे, ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, ये हो गया, देख लीजिए। तो ये इस साइड में जाती है एनिमल सेल में और ये इस साइड में, तो इधर से प्रेशर, इस प्रकार से डिवीजन होता है। ये फोरो बना, फोरो के ये बढ़ता चला गया ये फोरो, तो उस प्रकार से मुख्य रूप से सेल डिवाइड हो गई और एक सेल से दो सेल बन जाती हैं, ये मतलब एनिमल सेल में हुआ। अब भैया प्लांट सेल में कैसे होगा, प्लांट सेल में सुनिए, प्लांट सेल में मुख्य रूप से विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से, क्यों, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, सेल वाल है, सेल वाल रिजिड होती है, वो है तो मुख्य रूप से अंदर जा नहीं पाएगी, अंदर जाएगी नहीं, तो मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या होता है कि पहले फ्रेगमोसाइट्स बनते हैं, ये देखिए इस प्रकार से प्लेट बन जाती है, इनको कहा जाता है, ये बनते, इनको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या कहा गया, फ्रेगमोप्लास्ट। तो ये देखिए ये जुड़ गए, ये सेल प्लेट, ये क्या बन रही है, सेल प्लेट, और ये सेल प्लेट बाहर की ओर इस प्रकार से बढ़ती चली जाती है, ये देखिए, यानी सीधे सीधे क्या हो गया कि ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड जा रहा है। ये सेल प्लेट जो बनती है, ये मिडिल लेमिला का कार्य करती है प्लांट सेल में। यही सेल प्लेट, भाई दो सेल बन गई तो दोनों सेल के मध्य में मुख्य रूप से ये पाई गई, एक ऊपर की एक नीचे की, तो यही मुख्य रूप से मिडिल लेमिला का कार्य करती है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इस एनिमल सेल में भी, वो प्लांट सेल में भी एक सेल से दो सेल बन जाती है, लेकिन ये जो पुत्री कोशिका या डॉटर सेल्स बनी वह पेरेंट सेल्स के क्रोमोसोम संख्या में बिल्कुल समान थी, यानी कि 46 क्रोमोसोम लेके चला था, तो इसमें भी 46 हैं और इसमें भी 46 हैं। तो इस वजह से इस विभाजन को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन कहा जाता है। अर्थात यह डिवीजन टेस्टिस सेल्स और ओवेरी सेल्स को छोड़कर मुख्य रूप से पूरी बॉडी की सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। कोई क्वेश्चंस कर देता है कि समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या, मतलब क्रोमोसोम की समसूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहा जाता है, समसूत्री विभाजन को सम विभाजन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें मात्र कोशिका के समान ही पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या रहती है, अर्थात पेरेंटल सेल्स के समान ही डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या होती है। अर्थात ह्यूमन को आप और हम लोगों ने 46 क्रोमोसोम से लेकर चले थे, तो इस वजह से जो डॉटर सेल्स बनी उनमें भी मुख्य रूप से 40 सेल्स थी, यानी डिप्लॉयड से डिप्लॉयड या हैप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स का निर्माण जिस सेल्स के द्वारा होता है वह डिवीजन, जिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है उसको माइटोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। क्लियर? चाहे
डिप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होगा तो उसके फलस्वरूप जो सेल्स बनेंगी नहीं, उनमें भी मुख्य रूप से डिप्लॉयड सेल्स कहलाएंगी। और यदि हैप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो उसके फलस्वरूप जो न्यू सेल्स फॉर्म होंगी तो उनमें भी वह सेल्स कैसी होंगी, हैप्लॉयड ही होंगी। तो इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। और अब आगे का जो स्टार्ट करेंगे, जो थर्ड पार्ट आएगा वो उसमें मियोसिस शुरू करेंगे और मियोसिस के बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, सेल डिवीजन पूरा। ले लीजिए।